बांग्लादेश में आज 13वां संसदीय चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश की 300 संसदीय सीट के लिए मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के 17 साल बाद लौटने की वजह बीएनपी रेस में आगे दिख रही है, जबकि जमात-ए-इस्लामी के शफीकुर रहमान भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की 300 सीट के लिए 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 78 महिला और 275 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तकरीबन 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स आज शाम 4 बजे तक मतदान करेंगे, जिनमें से करीब 44% यानी 5 करोड़ 60 लाख युवा वोटर्स हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 90% हैं, जबकि हिंदू 9% हैं, जो 55 सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आज शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश में आज संसदीय चुनाव के अलावा जुलाई चार्टर पर संवैधानिक जनमत संग्रह भी करवाया जा रहा है, जिसमें वोटर्स को हाँ या नहीं में जवाब देना है। अगर जुलाई चार्टर के पक्ष में हाँ वाले वोट ज्यादा रहे तो नई सरकार को संवैधानिक सुधारों का पैकेज यानी जुलाई चार्टर को संसद से कानूनी तौर पर लागू करवाना होगा। लेबर कोड और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ आज मजदूर और किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इससे कई राज्यों में सरकारी बैंकों, दफ्तरों, परिवहन सेवाओं और बाजारों पर असर पड़ने की आशंका है। कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज भी बंद रह सकते हैं। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ज्वाइंट फोरम पिछले साल लागू हुए 4 लेबर कोड्स का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे वर्कर्स के राइट्स कमजोर हुए हैं, जबकि किसान संगठनों ने अब भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ बंद की कॉल दी है। केंद्र सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस दाखिल करने की तैयारी में है। राहुल गांधी के देश बेचने वाले बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन का वक्त बर्बाद किया है। हम सदन को गुमराह करने और सरकार के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने दावा किया कि किसी ने इंडिया बेच दिया है। कोई भी इंडिया को खरीदने या बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो विदेश सेवा से रिटायरमेंट के बाद आईपीआई में काम करते थे। अपने बॉस के जरिए 8 साल में एप्स्टीन से 3 बार उनकी मुलाकात हुई। हरदीप पुरी ने यह भी साफ कर दिया कि एप्स्टीन के आइलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बजट पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। सदन को बताया कि इस बजट को 2050 तक चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके दूरदर्शी परिणाम देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। असम के बोरान में एनएच 127 पर पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार है। 14 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी का जहाज भी इस स्ट्रिप पर उतर सकता है। इसे लेकर ट्रायल रन भी चल रहा है। इमरजेंसी स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया। हाईवे पर सेना के फाइटर जेट उड़ान भरते और लैंडिंग करते नजर आए। सीएम योगी ने आने वाले पर्व त्योहारों की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने पर्व के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने और पुलिस बल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने धर्मस्थलों के बाहर अनावश्यक आवाज और गतिविधियों को लेकर लगातार जांच करने का भी आदेश दिया। साथ ही बोर्ड परीक्षाएं और जनगणना सहित आगामी आयोजनों के दौरान प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। आदतन अपराधियों और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खास तौर पर निगरानी की जाए। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार आम लोगों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करेगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी ने समन भेजा है। ये समन फेवा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में भेजा गया है। ईडी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज और कल पूछताछ के लिए जालंधर के दफ्तर में बुलाया है। इस मामले में अमरिंदर सिंह के बेटे को भी ईडी ने तलब किया है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती हैं।
कॉमेडियन राजपाल यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल राजपाल यादव चेक बाउंस से जुड़े मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 9 करोड़ रुपए के वित्तीय संकट के चलते उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा। मुश्किल हालात का सामना कर रहे राजपाल की फाइनेंशियल मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग आगे आए हैं। इसमें सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और सोनू सूद जैसे एक्टर्स शामिल हैं। सेंट्रल मुंबई के बायकुल्ला में एक 18 मंजिला इमारत जय कृपा टावर में बड़ा हादसा हुआ। बीती रात करीब 10 बजे टावर की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बेस्ट की टीम ने घायलों को लिफ्ट से रेस्क्यू कर अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया है। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक एक केबल के टूटने की वजह से लिफ्ट के गिरने की आशंका है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने एक फर्म के गोदाम से अमूल कंपनी का 30,000 किलो एक्सपायरी माल जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक 3,000 कार्टन में अमूल ब्रांड के नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक जैसे नॉन डेयरी प्रोडक्ट मिले हैं। इन प्रोडक्ट पर से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाकर दोबारा नई डेट लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी। फर्म के मालिक गगन आहूजा के मुताबिक उसने यूट्यूब से डेट बदलकर माल बेचने का तरीका सीखा। पंजाब के पटियाला में गोदाम से भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया गया है। पटियाला राजपुरा हाईवे पर एक दूध उत्पादक कंपनी में अंदर चल रहा था मांस बेचने का गोरखधंधा। भैंस का मांस कहकर बेच रहे थे गौमांस। वहीं गोरक्षा दल ने गोदाम से 30 किलो के करीब 1,000 पैकेट बरामद किए। गोदाम से कई राज्यों में माल की आपूर्ति की जाती है। जब्त किया गया मांस कोलकाता के कंटेनर के जरिए गोदाम में लाया गया था। गोरक्षा दल का आरोप है कि ये गौमांस है। पंजाब के भटिंडा में हाईवे किनारे सूटकेस में लड़की की डेड बॉडी मिली है। सूटकेस में रखा शव आधा जला हुआ है। शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को सूटकेस में रखकर फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी के बाद भटिंडा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फोरेंसिक टीम मौके से नमूने लेकर अब प्रारंभिक जांच भी कर रही है। पंजाब के लुधियाना में उत्तराखंड के कार्यक्रम में जमकर चली कुर्सियां। वही कार्यक्रम में आए लोग अचानक एक दूसरे को मारने पीटने लगे। दरअसल कार्यक्रम के समापन के दौरान गेट से बाहर निकलते समय युवाओं के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। लड़कों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। मारपीट के दौरान पंडाल में भगदड़ की स्थिति बन गई। कार्यक्रम में आए लोगों ने बीच बचाव कर लड़कों को शांत कराया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क हादसे की अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। सड़क पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो देख लोग चौंक गए। काजीखेड़ी इलाके में सड़क पर कार और ट्रैक्टर के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर का अगला हिस्सा 2 टुकड़ों में बंट गया। टक्कर से कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में ट्रैक्टर चालक और कार चालक में से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारात में जमकर मारपीट हुई। दूल्हा और बारातियों पर बीजेपी समर्थक होने की वजह से किया गया हमला। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पुरानी रंजिश में एक ही समुदाय के 2 गुटों में लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। हमले में दूल्हा सहित परिवार के कई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनीतिक विरोध की वजह से एक पक्ष ने घटना को अंजाम दिया। बेंगलुरु में कार से टक्कर के बाद कार चालक से बहस करना रिक्शा चालक को भारी पड़ गया। कार रोकने के लिए जैसे ही रिक्शा चालक आगे खड़ा हो गया, कार ड्राइवर ने अचानक तेजी से कार को भगा दिया, जिससे रिक्शा चालक कार के बोनट पर लटक गया। रिक्शा चालक चिल्लाता रहा और कार ड्राइवर तेजी से कार भगाता रहा। सड़क के बीचों बीच तेजी से कार चला रहे शख्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत से दूसरे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में नया मोड़ सामने आया है, जहां पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट में ड्राइवर के रूप में पेश किया गया है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था। इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, जिसके बाद कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने की मांग खारिज कर दी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन की नाजनीन की मुस्लिम पहचान छुपाता था और टीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी, उसी दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को भी थप्पड़ मारा था। उत्तर प्रदेश के संभल में दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया
और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने शुरू हो गए। तस्वीरों में कुछ लोग छत से पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामला अब जांच कर दी है मामले की। ये पूरा मामला कैला देवी थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस कर्मियों ने शोरूम से आईफोन चुरा लिया, जिसका सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि फोन लेकर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए। फिलहाल मोबाइल को शोरूम ओनर को वापस लौटाया गया है। तो एक नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों के एआई सिस्टम स्नैप कॉल की पहचान करेंगे। टेलीकॉम कंपनियों का सिस्टम खुद संदिग्ध कॉल या मैसेज के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भले ही उस नंबर के खिलाफ कोई शिकायत की गई हो या ना की गई हो। इस नियम के तहत सिस्टम 10 दिनों तक किसी नंबर पर स्पैम की आशंका होने पर एक्शन लेगा। ये नियम ग्राहकों को स्पैम कॉल के खिलाफ अलर्ट करने के लिए लाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 5 के 3 कॉरिडोर्स को मंजूरी दे दी है। 12,014 करोड़ की लागत से ये 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ एरोसिटी से आईजीआई टर्मिनल और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक मेट्रो निर्माण कार्य को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी तरह से बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भजन का आयोजन किया जा रहा है। जिन कॉलेजों में कभी वेस्टर्न म्यूजिक पर छात्र थिरकते थे, आज वही छात्र राम नाम की धुन पर डांस कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार टीयू के 8 कॉलेजों में भजन का आयोजन कर रही है। दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को अपने 1 साल पूरा होने पर भजन किया था। वहीं भजन क्लबिंग का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक भजन क्लबिंग का उद्देश्य छात्र अपने सभ्यता संस्कार से जुड़े रहें। मुंबई के संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर गाड़ी की रफ्तार के साथ गाने की धुन सुनाई दे रही है। मुंबई की कोस्टल रोड को भारत की पहली म्यूजिक मेलोडी रोड कहा जा रहा है। सड़क के 500 मीटर के हिस्से पर ऐसी स्ट्रिप लगाई गई है, जहां गाड़ी के गुजरने से गाने की धुन बज रही है। गाड़ी की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर जय हो गीत की साफ धुन सुनाई दे रही है। वहीं भारत की म्यूजिकल रोड लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया आज अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेगी। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह मैच में खेलने के लिए बिल्कुल फिट है। बुमराह बीमारी के कारण अमेरिका के खिलाफ पहला मैच नहीं खेल पाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चोटिल हुए वाशिंगटन सुंदर भी दिल्ली में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। वहीं श्रीलंका और ओमान के बीच आज पहला मुकाबला सुबह 11 बजे पल्लीकिले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला इटली और नेपाल के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि अभिषेक आज का मैच खेलेंगे या नहीं। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा कि दिल्ली पहुंचते ही अभिषेक जांच के लिए अस्पताल गए थे, तब उनकी हालत बेहतर है। हालांकि नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले उनके खेलने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर वो फिट नहीं होते हैं तो संजू सैमसन या वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। अभिषेक शर्मा पेट में इंफेक्शन की वजह से 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं। दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक और झटका लग सकता है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तेज यॉर्कर उनके बाएं पैर पर लग गई, जिससे ईशान को थोड़ी देर के लिए मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि ईशान किशन बाद में दोबारा बल्लेबाजी करने लौटे, लेकिन ज्यादा देर तक वे इस पर नहीं टिक सके। टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड एरास्मस ने फ्लडलाइट्स में ट्रेनिंग न मिलने पर नाराजगी जताई है। गेरहार्ड ने आयोजकों के शेड्यूलिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी टीम को अरुण जेटली स्टेडियम में फ्लडलाइट्स में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, जबकि भारत और कनाडा को डे नाइट मैच प्रैक्टिस स्लॉट दिया गया था।